नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली और ब्रिटेन की 5 दिन की यात्रा पर रवाना। प्रधानमंत्री ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन में हितधारकों के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दों के व्यापक समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। भारत और आसियान देशों ने दक्षिण चीन सागर में शांति और स्थिरता कायम करने तथा नौवहन और हवाई यातायात की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 104 करोड़ 84 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान का शुभारंभ करेंगे। रेलवे आज भारत की पहली AC3 इकोनॉमी क्लास ट्रेन गतिशक्ति एक्सप्रेस का शुभारंभ करेगा। दिल्ली के लिंग अनुपात में सुधार, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 933 हुई। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत की PV सिंधु ने महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में प्रवेश किया और 2020 विश्व कप क्रिकेट में सुपर 12 के एक मैच में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 7 विकेट से पराजित किया। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं नवीन सक्सेना। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात 16वें G20 शिखर सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली और ब्रिटेन की 5 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। यात्रा के पहले चरण में वो रोम जाएंगे, जहां वो कल से शुरू हो रहे 2 दिवसीय G20 सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी के निमंत्रण पर इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में G20 देशों के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष, यूरोपीय संघ और अन्य आमंत्रित देश तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग लेंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि G20 शिखर सम्मेलन लोक, गृह और समृद्धि विषय पर केंद्रित होगा। उन्होंने बताया कि इसमें महामारी, वैश्विक स्वास्थ्य, गवर्नेंस, आर्थिक बहाली, जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जा संबंधी बदलाव, सतत विकास और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। Italy's theme for its presidency is People, Planet, Prosperity. It actually comes from the 2030 UN Agenda for Sustainable Development. There are 5 Ps here, but Italy has chosen to retain the 3 Ps as being the theme for the G20 summit. And the focus of Italy is on recovery from the pandemic and strengthening global health governance, economic recovery and resilience, climate change and energy transition, and sustainable development and food security. India fully supports the priority areas chosen by Italy. प्रधानमंत्री रोम के बाद ग्लासगो जाएंगे। वो वहां अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन का उच्च स्तरीय सत्र अगले महीने की 1 और 2 तारीख को होगा। इसमें 120 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष भाग लेंगे। विदेश सचिव ने बताया कि ये देश पेरिस समझौते के कार्यान्वयन दिशा निर्देशों को पूरा करने, जलवायु संबंधी वित्तीय व्यवस्था को गतिशील बनाने और जलवायु के संबंध में कार्रवाई पर चर्चा करेंगे। अफगानिस्तान को भारत द्वारा अनाज की पेशकश के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में श्री श्रृंगला ने कहा कि भारत मानवीय सहायता के मुद्दे पर हमेशा आगे रहा है और यदि इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है तो भारत उसी के अनुरूप कार्रवाई करेगा।
प्रधानमंत्री की यात्रा के बारे में हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के प्रधानमंत्री के अलावा कई अन्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। श्री मोदी वेटिकन में संत पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात करेंगे। वहीं ग्लासगो में प्रधानमंत्री मोदी जलवायु परिवर्तन पर आयोजित वैश्विक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यहाँ उनका एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड की सोच के साथ ग्लोबल ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव की शुरुआत करने का भी कार्यक्रम है। इसके अलावा श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों के साथ मिलकर द्वीप राष्ट्रों के लिए एक नई पहल की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत आपदा का सामना करने के लिए वहां बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। इस यात्रा के दौरान उनका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ साथ अन्य राष्ट्रों के प्रमुखों के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम है। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में कार्बन उत्सर्जन के समान वितरण सहित जलवायु परिवर्तन संबंधित मुद्दों के व्यापक समाधान और हरित तथा समावेशी विकास के लिए स्थिर जीवन शैलियों की आवश्यकता पर बल देंगे। इटली और ब्रिटेन की यात्रा पर रवाना होने से पहले अपने बयान में उन्होंने कहा कि इस अवसर पर उन्हें भागीदार देशों, नव प्रवर्तकों और अंतर सरकारी संगठनों सहित सभी पक्षों के साथ बातचीत का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से स्वच्छ विकास में और तेजी लाने की संभावनाओं का पता चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ संयुक्त बैठक करेंगे। इसके बाद वो पियाजा गांधी के लिए रवाना होंगे और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। श्री मोदी शाम को इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्राघी के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 10 आसियान देशों ने दक्षिण चीन सागर में शांति, स्थिरता, सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाने और बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने इस क्षेत्र में नौवहन और विमान सेवाओं की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की आवश्यकताओं पर बल दिया। 18वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए दोनों पक्षों ने क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने पर बल दिया। दोनों पक्षों के बीच बातचीत में साझा हितों और आतंकवाद सहित सभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका को हमेशा प्राथमिकता दी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति में आसियान की विशेष भूमिका और क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास पर बल दिया गया है। आसियान की यूनिटी और सेंट्रलिटी भारत के लिए सदैव एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। आसियान की यह विशेष भूमिका भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो हमारी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर नीति में निहित है। भारत के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और आसियान के आउटलुक फॉर द इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे साझा विजन और आपसी सहयोग का ढांचा है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण लोगों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समय भारत आसियान संबंधों के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी था। कोविड-19 महामारी के कारण हम सभी को अनेक चुनौतियों से जूझना पड़ा, लेकिन यह चुनौतीपूर्ण समय भारत आसियान मित्रता की कसौटी भी रहा। कोविड के काल में हमारा आपसी सहयोग, आपसी संवेदना भविष्य में हमारे संबंधों का बल देते रहेंगे, हमारे लोगों के बीच सद्भावना का आधार रहेंगे। प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में महामारी से निपटने में भारत के प्रयासों को उजागर किया। उन्होंने इस बारे में आसियान के प्रयासों में मदद करने की पेशकश दोहराई। देश के कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 104 करोड़ 84 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। कुल टीकाकरण में से 72 करोड़ से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज दी गई है, जबकि 32 करोड़ से अधिक लोगों को दूसरा टीका लगाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 66 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में कोविड टीके उपलब्ध करा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय छठ पूजा के दौरान कोविड निर्देशों के पालन में लोगों की भागीदारी के लिए आज एक
श्रव्य दृश्य गीत भी जारी करेगा। ये गीत प्रसिद्ध लोक तथा शास्त्रीय गायिका और पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा की प्रस्तुति है। इस वीडियो में सुश्री सिन्हा ने कोविड महामारी पर विजय पाने के लिए सभी से कोविड रोधी टीके की दोनों खुराक जल्द से जल्द लेने का अनुरोध किया है। ये गीत जरा सोचिए शीर्षक के तहत जारी लोक सेवा घोषणा का एक हिस्सा है। राष्ट्रीय राजधानी में कल कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 42 नए रोगियों की पुष्टि हुई। दिल्ली सरकार ने कहा कि कल 45 रोगी स्वस्थ हुए और कोविड से कोई मृत्यु नहीं हुई। फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी में उपचाराधीन रोगियों की संख्या 345 है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 61,000 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। इसके साथ ही दिल्लीवासियों को अब तक 2 करोड़ 2 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक वीडियो गीत भी जारी किया है। इस गीत के गायक हैं कैलाश खेर। समाचारों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली और ब्रिटेन की 5 दिन की यात्रा पर रवाना। प्रधानमंत्री ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन में हितधारकों के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दों के व्यापक समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। भारत और आसियान देशों ने दक्षिण चीन सागर में शांति और स्थिरता कायम करने तथा नौवहन और हवाई यातायात की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 104 करोड़ 84 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान का शुभारंभ करेंगे। रेलवे आज भारत की पहली AC3 इकोनॉमी क्लास ट्रेन गतिशक्ति एक्सप्रेस का शुभारंभ करेगा। दिल्ली के लिंग अनुपात में सुधार, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 933 हुई। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की PV सिंधु ने महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में प्रवेश किया और 2020 विश्व कप क्रिकेट में सुपर 12 के एक मैच में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 7 विकेट से पराजित किया। गृहमंत्री अमित शाह आज लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान का शुभारंभ करेंगे। श्री शाह आज लखनऊ पहुंचेंगे। वो उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति तय करने संबंधी संगठन के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अमित शाह लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पर आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान का शुभारंभ करेंगे, जिसे पार्टी के प्रदेश में चुनाव अभियान का आगाज भी माना जा रहा है। वो विभिन्न जिलों के लिए सदस्यता अभियान से जुड़े LED वाहनों को भी रवाना करेंगे और अवध क्षेत्र के शक्ति केंद्रों के प्रभारी और संयोजकों को भी संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित विभिन्न मंत्री और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके बाद अमित शाह इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान लोकसभा क्षेत्रों के प्रभारी और संयोजक शामिल होंगे। अमित शाह इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय जाएंगे, जहां वो पार्टी के संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। भारतीय रेलवे भारत की पहली पूरी तरह से इकोनॉमी AC3 टियर
रेल गति शक्ति एक्सप्रेस का संचालन आज से शुरू कर रहा है। इस कोच का किराया सामान्य कोच AC 3 टियर कोच के मुकाबले 8% कम है। ये ट्रेन दिल्ली और पटना के बीच चलेगी। दोनों ही दिशाओं पर ये ट्रेन कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, वाराणसी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और दानापुर पर रुकेगी। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे ने बताया, आज दिल्ली से जो अपना आनंद विहार स्टेशन है वहां से पटना तक पहली गति शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हो रही है। ये पहली ट्रेन है। इसका किराया अन्य एसी ट्रेनों से कम है, लगभग 8% इसका किराया कम है। इससे गरीब लोगों को एसी में सफर करने का मौका मिलेगा, कम पैसा देना होगा, यात्रा सुरक्षित होगी। अन्य जो ट्रेनें हैं जल्दी ही हम शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना है कि गरीब लोगों को कम किराए में अच्छी सुविधा मिले, इसलिए ये गति शक्ति ट्रेन हम शुरू करने जा रहे हैं। दिल्ली में वर्ष 2020 के दौरान लिंग अनुपात में बढ़ोतरी दर्ज हुई है और प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 933 हो गई है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि लिंगानुपात दर में हुई ये वृद्धि सामाजिक जागरूकता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि अब भारतीय समाज शिक्षित हो रहा है और बालिकाओं के महत्व को समझ रहा है और ये गर्व का विषय है। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास की पुनर्नियुक्ति को 3 साल की अवधि के लिए मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी है। पुनर्नियुक्ति इस साल 10 दिसंबर से या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु ने कल फ्रेंच ओपन में डेनमार्क की खिलाड़ी लायन क्रिस्टोफरसन को हराकर महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में प्रवेश किया। वहीं पुरुषों में लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के लॉह किन जूंग को हराकर टूर्नामेंट के तीसरे दौर में जगह बनाई। हालांकि समीर वर्मा चोटिल होने के कारण मैच से हट गए और 21-16, 12-21 के स्कोर के बाद पहला गेम जीतने के बावजूद टूर्नामेंट से बाहर हो गए। 2020 विश्व कप क्रिकेट में सुपर 12 के एक मैच में ऑस्ट्रेलिया ने दुबई में कल रात श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। 155 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट खोकर 17 ओवर में जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 154 रन बनाए थे। आज दिन में 3:30 बजे शारजाह में बांग्लादेश का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा और शाम 7:30 बजे दुबई में पाकिस्तान का सामना अफगानिस्तान से होगा। आकाशवाणी से क्रिकेट विश्व कप मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म, भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। 29 अक्टूबर पुण्यतिथि है महान स्वाधीनता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय की। उनका निधन 85 वर्ष की उम्र में 29 अक्टूबर 1988 को मुंबई में हुआ था। लंदन यूनिवर्सिटी से समाज विज्ञान में डिप्लोमा करने के बाद वे भारत आ गईं। गांधीवादी आदर्शों और अहिंसा से अत्यधिक प्रेरित कमला देवी गांधीवादी संगठन सेवा दल में शामिल हो गईं। उन्होंने कांग्रेस के सदस्य के रूप में राष्ट्रवादी संघर्ष में नाम लिखाया। कमला देवी पर नमक कानून के उल्लंघन के आरोप लगाए गए और जेल भेज दिया गया। कमला देवी ने तब राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया जब कांग्रेस के ध्वज पर हाथापाई के दौरान उन्होंने झंडे को कसकर पकड़े रखा। इसके साथ ही वो भारत के बाहर भी राजनीति संपर्क बना रही थीं। कमला देवी 1936 में ऑल इंडिया वीमेन्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष बनी। वे महान लेखिका भी थीं, जिसकी शुरुआत 1929 में भारत में महिलाओं के अधिकारों पर लेखों के माध्यम से हुई थी। उनकी आखिरी पुस्तक स्वाधीनता के लिए भारतीय महिलाओं की जंग 1982 में प्रकाशित हुई थी। कमला देवी को भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा को पुनर्जीवित करने का श्रेय भी जाता है। उन्होंने हस्तशिल्प और सहकारी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कमला देवी को हथकरघा मां के रूप में भी जाना जाता है।
उन्होंने नाटक, कला, थिएटर, संगीत और कठपुतली को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक राष्ट्रीय संस्थानों को बढ़ावा दिया। कमला देवी ने 1944 में इंडियन नेशनल थिएटर की स्थापना की, जिसे आज राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नाम से जाना जाता है। उन्हें 1955 में पद्म भूषण और 1987 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। 29 अक्टूबर 1920 को देश के प्रमुख संस्थान जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना हुई थी। आके यही खैमाजन वो दीवाने उठी थी सुन की जो आवाज़ें बयानी वतन। औपनिवेशिक शासन के द्वारा या उसके समर्थन से संचालित सभी शिक्षा संस्थानों के बहिष्कार के गांधी जी के आह्वान पर ब्रिटिश समर्थक प्रवृत्ति का विरोध करते हुए राष्ट्रवादी शिक्षकों और विद्यार्थियों के समूह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छोड़ दी और जामिया इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी। जाने माने स्वाधीनता सेनानी और मुस्लिम धर्म विज्ञानी मौलाना महमूद हसन ने 29 अक्टूबर 1920 को शुक्रवार के दिन अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की बुनियाद रखी। उसी दिन संस्थापक समिति ने दिल्ली के डॉक्टर अंसारी, बंगाल और बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और अन्य प्रमुख सदस्यों के साथ बैठक की। 22 नवंबर 1920 को हकीम अजमल खान को जामिया का पहला चांसलर चुना गया। मोहम्मद अली जौहर उसके पहले वाइस चांसलर बने। जामिया ने बारडोली प्रस्ताव में भागीदारी की और स्वयं सेवकों को भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और देश भर में भेजा। औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने जल्दी ही संस्थान के अनेक शिक्षकों और विद्यार्थियों को जेल भेज दिया। 1924 में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने खिलाफत के खत्म होने की घोषणा की। इसी समय हकीम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी और बटदुल मजीद ख्वाजा ने 1925 में जामिया को अलीगढ़ से नई दिल्ली के करोल बाग लाने के गांधी जी के सुझाव का समर्थन किया। गांधी जी ने ये कहते हुए जामिया का नैतिक साहस बढ़ाया था कि जामिया को चलते रहना होगा। 1 मार्च 1935 को दक्षिणी दिल्ली के बाहरी इलाके के ओखला गांव में इसकी आधारशिला रखी गई। 1936 में जामिया के सभी संस्थान नए परिसर में स्थानांतरित कर दिए गए। 1988 में संसद द्वारा बनाए गए विशेष अधिनियम के जरिए जामिया मिलिया इस्लामिया को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की इस कड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उत्प्रेरित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो
तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव। आकाशवाणी समाचार के साथ। अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली और मुंबई में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा, जबकि चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे। मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, गिलगित, लेह और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी, आइजॉल, इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, ईटानगर, अगरतला और गंगटोक में सामान्य से आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। विशाखापत्तनम, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और पुद्दुचेरी में बादल छाए रहेंगे और 1-2 बार बारिश हो सकती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और देवेंद्र, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी नवीन, किसान आंदोलन के चलते पिछले 10 महीनों से बंद टिकरी बॉर्डर को खोलने की कवायद को आज के समाचार पत्रों ने अपनी पहली खबर बनाया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, टिकरी सीमा पर पुलिस 10 महीने बाद एक लेन खोलेगी। जनसत्ता ने सुर्खी दी है, टिकरी सीमा से पुलिस ने अवरोध हटाए। वहीं दैनिक जागरण ने लिखा है, टिकरी बॉर्डर पर 1-2 दिन में बहाल हो सकता है यातायात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत आसियान शिखर सम्मेलन को संबोधित करने को भी पत्रों ने पहली खबर बनाया है। लोक सत्य लिखता है, 2022 होगा भारत आसियान मैत्री वर्ष। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के हवाले से दिया है, आसियान की एकता भारत के लिए प्राथमिकता। नीट 2021 के परिणाम जारी करने की अनुमति को भी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर दिया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने खोली नीट के नतीजों की राह। वहीं हिंदुस्तान ने फैसला शीर्षक से सुर्खी दी है, नीट यूजी के परिणाम घोषित करने की कोर्ट से मंजूरी। दिल्ली में 1 नवंबर से स्कूल खोलने की खबर को भी समाचार पत्रों ने दिया है। अमर उजाला की सुर्खी है, दिल्ली में 50% क्षमता के साथ खुलेंगे स्कूल, मगर बच्चों को आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। वहीं नवभारत टाइम्स ने लिखा है, स्कूल खुलेंगे मगर ट्रांसपोर्ट के लिए अभी इंतजार। अफसरों के मुफ्त सफर पर रोक, नकद दो और उड़ान भरो, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, टाटा के बेड़े में जाने के बाद एयर इंडिया ने बंद की क्रेडिट सुविधा। सतह से सतह पर मार करने वाली अग्नि 5 के सफल परीक्षण को भी समाचार पत्रों ने सुर्खी दी है। अमर उजाला ने लिखा है, अग्नि 5 की जद में चीन समेत पूरा एशिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली और ब्रिटेन की 5 दिन की यात्रा पर रवाना। प्रधानमंत्री ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन में हितधारकों के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दों के व्यापक समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। भारत और आसियान देशों ने दक्षिण चीन सागर में शांति और स्थिरता कायम करने तथा नौवहन और हवाई यातायात की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 104 करोड़ 84 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान का शुभारंभ करेंगे। रेलवे आज भारत की पहली AC-3 इकोनॉमी क्लास ट्रेन गतिशक्ति एक्सप्रेस का शुभारंभ करेगा। दिल्ली के लिंग अनुपात में सुधार, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 933 हुई। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की PV सिंधु ने महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में प्रवेश किया और 2020 विश्व कप क्रिकेट में सुपर 12 के एक मैच में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 7 विकेट से पराजित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।